देश में आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंता भी रही है लोगों की, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और पूर्णतः अपना काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं देश भर की जनता को आज शक्ति का पर्व नवरात्रि जो शुरू हो रहा है उसकी बहुत बहुत हृदय से शुभकामना देता हूँ। बड़े अच्छे संदेश के संग इसकी शुरुआत हुई है। इस वक्त मैंने आपको ठीक 1 साल पहले भी इंटरव्यू किया था, आज ही के दिन, उसके बाद भी इंटरव्यू किया था 4 महीने पहले, पर आज 1 साल पहले आपने हमसे कहा था, जो कि एक बहुत बड़ी खबर भी बनी थी, आपने उस वक्त ऐलान किया था कि आप बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। और उस वक्त कुछ लोगों ने इस पर कमेंट भी किया, कहा कि ऐसा नहीं है, हो सकता है बीजेपी अकेले जाए, पर आपने उसी 1 साल पहले इसका ऐलान कर दिया था। तो 2015 और आज इसको आप कैसे देखते हैं? उस वक्त आप नीतीश जी के खिलाफ थे, आज आप नीतीश के साथ हैं, तो इस चुनाव में आपका आंकलन क्या है? और आपका प्रेडिक्शन बहुत वो माना जाता है, क्या नंबर लगाएंगे आप कि कितनी सीट जीतेगी? देखिए, हमने जब से नीतीश कुमार जी के साथ हमारी सरकार बनी तब से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था कि बिहार का जो 2020 का चुनाव है वो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा आएंगी तब भी? देखिए, अगर मगर का सवाल ही नहीं है। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये आपका प्रेडिक्शन है जी। इसमें अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आएंगी तो भी मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे? देखिए राहुल जी, कुछ कमिटमेंट इस प्रकार के होते हैं जो सार्वजनिक तौर पर किए जाते हैं और उसकी पालना होती है। इस चुनाव में एक अलग मुद्दा जो उठकर आ रहा है वो है चिराग पासवान जी का। पहले वो आपके साथ थे, अब वो आपके साथ नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो अभी भी साथ में हैं। कल ही मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि मैं अपना सीना चीर के अगर दिखाऊं तो उसमें मोदी जी बसे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं है? 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मेरे साथ क्यों नहीं है, हमारे साथ क्यों नहीं है, इसका जवाब तो चिराग जी ही दे सकते हैं। भाजपा की ओर से, जदयू की ओर से लोजपा को उचित जो बनती थी वो सीटों को कई बार ऑफर किया गया, कई बार नेगोशिएशन भी किया गया। अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, ये भी सच नहीं है। मेरी भी चिराग भाई के साथ कई बार बात हुई कि इतनी सीट बनती है, इतनी सीटों पर आप मान जाइए और अगर कुछ है तो नेगोशिएशन के लिए आइए। कितनी सीट दी थी आपने? मैं नंबर सार्वजनिक करना नहीं चाहता हूं क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ये ठीक नहीं होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव एक बार हो जाएं, उसके बाद चिराग पासवान जी के वापस आने की संभावना बन भी सकती है उस वक्त? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा चुनाव के बाद देखेंगे, परंतु चुनाव में 2/3 बहुमत से हमारा गठबंधन विजयी होगा, सरकार बनाएगा जिसके मुखिया नीतीश जी होगा। बहुत दिनों से ये बात, इस बात में हम लोगों ने, मैंने आपसे पहले भी इंटरव्यू में पूछा है, इस बात की चर्चा भी रही है, आपके कैडर्स की डिमांड भी रही है, लोग ये जानना भी चाहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव अकेले क्यों नहीं लड़ती है? देखिए, जहां तक अकेले लड़ने का सवाल है, पार्टी के संगठन का विस्तार कितना हुआ है, विस्तार कर कर नीचे तक पैंठ कितनी बनी है, और नीतीश कुमार जी जब से एनडीए बना तब से हमारे साथी हैं। पहले समता पार्टी हुआ करती थी, जौहर साहब नेतृत्व करते थे, शरद यादव जी करते थे, बाद में नीतीश कुमार जी के हाथ में नेतृत्व आया, तो तब से हमारे पुराने साथी हैं और तोड़ने का कोई कारण नहीं है। एक बार बीच में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, टूटा था, मगर अच्छा ही हुआ, फिर से आज वो एनडीए में है। तो सिर्फ विस्तार के लिए अकेला लड़ना वो ठीक नहीं है। आप जब जनता के बीच आज जा रहे हैं इस गठबंधन के साथ, तो पिछले 15 साल में क्या क्या आपकी सरकार ने किया है जिसको कि आप जनता के सामने लेकर जा रहे हैं? ये 15 बनाम 15 जो आप 15 साल अपने और 15 साल लालू जी के कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप क्या बोल रहे हैं जनता को? सिर्फ इतना ही नहीं है जी। आप बिहार के 15 साल लालू जी के और 15 साल नीतीश जी के कंपेयर करना है तो मैं अभी कर देता हूं, मगर इसके साथ साथ केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद 10 साल भी नहीं हुए, 6 साल समाप्त हुए। 6 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीब, जिसमें से बहुत बिहार में गरीब आबादी बहुत ज्यादा है, आप भी जानते हो, उनके घर में बिजली पहुंचाई गई। हर घर में बिहार में बिजली है आज, शौचालय पहुंचाया गया है, गैस का चूल्हा पहुंचाया गया है, स्वास्थ्य योजना का 5 लाख तक का कार्ड पहुंचाया गया है, ढेर सारी सुविधाएं
उनको देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लोग ये भी कहते हैं कि जब अमित शाह जी चुनाव का नेतृत्व करते हैं तो वो मैदान में सिर्फ ए टीम लेकर नहीं बल्कि अपने साथ एक बी टीम लेकर भी उतरते हैं। तो काफ़ी लोग चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, ओवैसी जी लड़ रहे हैं, वो उन्होंने काफ़ी कैंडिडेट उतारे हैं, उसमें मुस्लिम वोट्स कटेंगे तो उसका फायदा आपके गठबंधन को होगा। देखिए, इस प्रकार से किसी भी राजनीतिक दल को बी टीम सी टीम कहना ठीक नहीं मानता मैं। सबका चुनाव में लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र है, 1700 पार्टियां हैं। सिर्फ ओवैसी क्यों, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। जी 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। अब अपने कुशवाहा जी भी लड़ रहे हैं जी और माले पप्पू यादव का एक मोर्चा लड़ रहे हैं, एसडीपीआई लड़ रही है, ढेर सारे लोग अपने यशवंत सिन्हा जी भी लड़ रहे हैं। अब चुनाव है, किसको ना कीजिएगा, जी जो लड़ेगा लड़ेगा, मगर जनता का मूड मैं स्पष्ट मानता हूं। मैंने 10 दिनों में ढेर सारे कार्यकर्ताओं को मंडल स्तर पर बात करी है टेलीफोन पर। बहुत स्पष्ट रुख है। जो सर्वे आ रहे हैं भी, ये भी बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर देने वाले सर्वे आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनने जा रही है। एक फैक्टर इस चुनाव में और आया है पिछले कुछ महीनों में, वो है सुशांत सिंह राजपूत फैक्टर। कहा जा रहा है कि ये एक सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है ये एक महाराष्ट्र वर्सेस बिहार एक लड़ाई में बदल गया है और बिहार चुनाव में एक अहम मुद्दा है। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है जमीन में ये केस कितना चुनावी मुद्दा बना है, मगर बना भी है तो इसका कारण हम नहीं है। अगर पहले से सीबीआई को दे दे तो चुनावी मुद्दा ही न बनता। शंकाएं तो पहले दिन से खड़ी हो गई थी, क्यों पकड़ कर रखना, दे देना चाहिए था। अब ये ऑर्डर भी हमने नहीं करा, उच्चतम न्यायालय ने किया है। उच्चतम न्यायालय ने जब सीबीआई को कहा कि आप जांच करिए तो हमें कर रहे हैं। मगर मैं इतना मानता हूं कि सुशांत सिंह जी की जगह कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपमृत्यु होती है तो इसकी जांच ढंग से होनी चाहिए, न्यायिक होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। जल्दी में आपको लगता है कि केस को क्लोज कर दिया था मुंबई पुलिस ने? मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है और अभी कोर्ट के सामने मामला है, परंतु परसेप्शन जो बना था उस वक्त वो ठीक नहीं बना था। थोड़ा सा कश्मीर की ओर बढ़ते हैं। पिछली इंटरव्यू में भी मैंने आपसे 4 महीने पहले यही पूछा था कि कश्मीर में आप लोगों ने बात कही है कि विश्वास की भी ज़रूरत है और वहाँ विकास की भी ज़रूरत है। अब मनोज सिन्हा जी भी वहाँ पे गए हैं एलजी होने के नाते, तो आपका क्या रोड मैप है? क्या लगता है कि कब वहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल हो सकेगी और विकास को एक प्राथमिकता मिल पाएगी? देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है। विकास के लिए काफ़ी कुछ होना चाहिए था अब तक, मगर कोविड वहाँ पर भी था, कोविड की दिक्कतें वहाँ पर भी थी और स्वाभाविक रूप से भारत सरकार का भी फोकस कश्मीर समेत पूरे देश के कोविड के रोकथाम में था। मुझे लगता है कि अब मनोज जी गए हैं और मनोज जी ने शुरुआत बहुत अच्छी करी है और विकास नीचे तक पहुंचाने की शुरुआत भी करी है। चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचाना हो, हर गांव में पानी पहुंचाना, ये सारी योजनाओं को द्रुत गति से हम आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में भी बहुत बड़ी हमने रुके हुए प्रोजेक्टों को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया है। 5-6 महीने में आपको दिखाई पड़ेगा कि कश्मीर के अंदर काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है और स्वाभाविक है कि कश्मीर में भी कोविड कोई कम नहीं था जी, और देश भर में कोविड था, तो 5-6 महीने थोड़ा एक स्लो रहा है, मगर अब गति काफ़ी बढ़ी है। विगत 1-1.5 महीने में बहुत परिवर्तन आया है। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जारी है कश्मीर में। आप ये जरा सा बताएं कि ये स्टेटहुड का जो दर्जा देने की बात थी, इसमें आपका क्या रोड मैप है, कितना समय लगेगा, कुछ इसका अगर अंदाज दे सकें? देखिए, समय के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, परंतु ये निश्चित है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर मैंने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कश्मीर को जब संबोधित किया तब कहा था कि स्टेटहुड दिया जाएगा और ये हमारा वादा है, इसमें से मुकरने का कोई सवाल नहीं खड़ा होता। पर बहुत लंबा समय नहीं लगेगा? मैं नहीं मानता लंबा समय जिसको कहते हैं ऐसा लगेगा, परंतु प्रायोरिटी विकास है। सबसे पहले विकास, उसके बाद इस पर भी विचार किया जाएगा। मगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत लंबा समय नहीं, इसको भी देखा जाएगा और जल्दी ही लागू किया जाएगा।
कुछ हिंदू संगठन जो है अब मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो औरंगजेब ने जो वहाँ मस्जिद जो बनाई थी उसको भी हटाकर वहाँ पर भी मंदिर बनाया जाना चाहिए। इसमें आपकी सरकार और आपकी पार्टी का क्या मतलब? हमारी सरकार का कोई रोल नहीं है, ना पार्टी की प्रतिक्रिया हो सकती है। ये कुछ संगठनों ने अपनी ओर से बात करी है और कोर्ट में गए हैं। ना कोर्ट में हम पार्टी है, ना कहीं पर भी पार्टी है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। तो राम जन्मभूमि जैसे आप लोगों ने वो किया था, इसको आगे आप सरकार या पार्टी की तरफ से? राम जन्मभूमि हमारा एजेंडा था जी, ये एजेंडा नहीं, और उसको लेकर हम सालों तक एक आंदोलन किए थे। अभी जो संगठन गए हैं वो स्वतः गए हैं, और इसमें ना हम पार्टी है, ना इस पर मैं कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। अमित जी, एक चीज़ जो कि मैंने एक आध इंटरव्यू में पहले भी कही थी और ये आपने इसमें बहुत चर्चा भी की थी। आपसे मैंने एक बार पहले भी पूछा था कि ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में दरार पड़ गई है, अपने अपने रास्ते चले गए हैं, तो आपने मुझसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कभी शिवसेना से दूर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत पुराने एनडीए के सदस्य थे। अब इधर बीच अकाली दल भी जो है एनडीए से उसने अपना रिश्ता नाता तोड़ दिया है। तो क्या इसको आप देखते हैं कि अब एनडीए जो है क्रम्बल कर चुका है, अब ये आज की पॉलिटिकल वास्तविकता में एनडीए का कोई स्थान नहीं है? ये ऐसा नहीं है। देखिए, 30 से ज़्यादा पार्टियां हैं, और जहाँ तक शिवसेना और अकाली का सवाल है, हमने किसी को नहीं निकाला। अकाली उन्हें हमारा साथ छोड़ दिया और शिवसेना ने हमारा साथ छोड़ दिया। हम क्या कर सकते हैं? तो क्या आपको लगता है कि कभी वापस भी आ सकते हैं? जैसे शिवसेना से कभी हाथ दोबारा मिलाया जा सकता है? इसका ये दरवाजा खुला है या नहीं? मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, मगर अभी तो वो कृषि बिल पर अड़े हैं जी, पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से दरवाजा बंद नहीं है। नहीं, ऐसा कोई दरखास्त ही नहीं है, तो दरवाजा बंद खुला रहने का कोई सवाल नहीं है। नहीं, मतलब आपके मन में ये नहीं है कि अब नहीं, अब कभी इनके साथ वापस नहीं जाना, ऐसी कोई बात नहीं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। उनका मुद्दा विशेषकर कृषि बिल है, जो अभी रिफॉर्म्स किए गए कृषि क्षेत्र के अंदर। मैं आपके माध्यम से देश भर की जनता को और विशेषकर किसान भाइयों को इतना जरूर कहना चाहता हूं कि विपक्ष के द्वारा देश के किसानों को भड़काया जा रहा है। ये कृषि बिल है क्या? आज देश अपनी उपज, अपना जो उत्पादन है, पूरा मंडियों में बेचता है, आड़तियों के माध्यम से बेचता है, तो उसको एक ही मंडी का रेट उपलब्ध होता है। अब बिल क्या लाया है कि वो मंडी के बाहर भी बेच सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मंडी बंद हो जाएगी। जहर ये फैलाया जा रहा है कि मंडियां बंद हो जाएगी। मंडी बंद होनी ही नहीं है। दूसरा जहर फैलाया जा रहा है कि एमएसपी बंद कर देंगे जी, कि एमएसपी रजीम बंद हो जाएगा इससे। एमएसपी बंद करने की कोई बात ही नहीं है। इस बार परचेज भी चालू होगा खरीफ का। कोई बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं है ना। मैं आपसे एक पहले ब्रॉड सवाल पूछना चाहता हूं, उसके बाद एक स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा। मुझे लगता है कि देश में जैसे हाथरस का मुद्दा है, ये कोई हाथरस में कोई ऐसी बात तो नहीं है कि ये चीज़ हाथरस में हुई हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, और भी तमाम प्रदेश हो हमारे देश में। रेप का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, सिक्योरिटी का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। क्या आपको लगता है कि देश में एक लार्जर पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, रिफॉर्म की जरूरियात को कोई इनकार नहीं करता, मगर आप मुझे बताइए, हाथरस में भी रेप होता है और जयपुर में भी, राजस्थान में भी होता है। टूल क्यों सिर्फ हाथरस को मिलता है? कारण क्या है? किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को जी, राजनीतिक रंग देना कितना उचित है? और अपराधी उसी दिन पकड़े गए हैं, उसी दिन तीनों अपराधियों को धर लिया गया है, जेल में है आज। असल में मुझे लगता है कि रातों रात बॉडी को वो क्रिमेशन कर देना, वो शायद वो भी जांच आयोग बिठा है जी, उसमें भी सस्पेंड भी किया, अरे कमेटी बनाई है जी, सस्पेंड किया है, और अब पूरी की पूरी जांच ही सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई जी। मगर किसी चीज को बढ़ाकर राजनीति करना, मुझे लगता है इस प्रकार के मामलों में नहीं करना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत पर मैं वापस एक बार आना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मीडिया का एक नैरेटिव हो गया है वो काफ़ी श्रिल हो गया। मैं हर बार आपसे एक बार मीडिया पे सवाल पूछता हूं। मुझे लगता है एक मीडिया का नैरेटिव श्रिल हो गया है, घंटों तक यही कहानी चलती रही है। जरूर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, मगर जिस तरीके से उसको चलाया गया है, मीडिया ट्रायल भी हो गया है उसका,
इतने दिनों से चल रहा है जो नैरेटिव पूरा श्रील हो रहा है, गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है पिछले इतने महीनों में, पर पूरे दिन जो है एक ही मुद्दे को करीब 10-12 घंटे चलाया गया है। आप ये बदलते हुए नैरेटिव को कैसे देखते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे कि हम लोगों को क्या इसमें करना चाहिए? राहुल, इसका तो जवाब मुझसे अच्छा आप दे सकते हो जी। देखिए भाई, मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा बहुत स्पष्ट मानना है। हाँ, कहीं लिपापोती होती हो, घोताही होती है तो जरूर कान पकड़ना चाहिए, अधिकार है मीडिया का और फर्ज भी है, परंतु सिर्फ टीआरपी के लिए बात को बढ़ाना मुझे लगता है उचित नहीं है। और किसी भी घटना में अगर किसी भी प्रकार की लिपापोती होती तो इसको स्पेसिफिक बताना वो मीडिया का धर्म होना चाहिए। अभी कार में बैठे, कार से निकले, 5 मिनट में पहुंचेंगे, दाया पैर बाहर रखा, बिल्कुल। अरे भाई, इस प्रकार से अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि न्याय के काम में भी बाधा आती है। मैं थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के बारे में बात करना चाहता हूँ। पिछली बार भी मैंने बात की थी, इलेक्शन आने वाला है अगले 6 महीनों में। आप बंगाल की स्थिति को आज कैसे देखते हैं? देखिए, बंगाल में कानून और व्यवस्था चरमराई हुई है। अम्फान तूफान आया, पूरी राहत इधर उधर अनाप शनाप घोटालों में चली गई। जो यहाँ से अनाज भेजा गया वो भी घोटालों में तितर बितर हो गया। कोरोना के लिए भी जिस प्रकार की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। कानून और व्यवस्था तितर बितर हो गई है। घुसपैठ बेरोक टोक चालू है। बम बनाने के कारखाने हर जिले में मिलते हैं। स्थिति बहुत खराब है। और सबसे चिंताजनक बात लोकतंत्र के लिए है कि विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार के मुकदमे और हत्याएं हो रही हैं, मैं मानता हूं कि ये भारत के किसी और राज्य में अब दिखाई नहीं पड़ता। एक जमाने में केरल में होता था, परंतु अब तो वहां पर भी काफी अंकुश आया है। तो आपका क्या अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी को क्या उम्मीद है इलेक्शन में अगले साल? हम डटकर लड़ेंगे और मुझे भरोसा है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। कोई चेहरा आपके दिमाग में है जिसको कि चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जाएगा? वो तो हो भी सकता है, मगर अभी तो बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को हटाना चाहती है, वो मुख्य बात है। आपके साथी जो हैं, जो कि बंगाल को देखते हैं या बंगाल में हैं, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय, बाबुल सुप्रियो, इन्होंने ये तक मांग की है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, तो पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, स्थिति इतनी गंभीर है कि मांग करे वो उनकी जगह पे वाजिब है। जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, हमें संविधान के हिसाब से देखना है। गवर्नर साहब की रिपोर्ट क्या आती है, स्थिति क्या होती है, वो देखकर निर्णय होता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मांग कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि स्थिति सच अर्थ में वहां पर गंभीर है। तो इसलिए उनकी मांग मतलब एकदम गलत भी नहीं है? मांग करना गलत नहीं है जी, पर आप ये नहीं कह रहे हैं कि स्थिति अभी ऐसी हुई है कि वहां पे प्रेसिडेंट? मैंने ऐसा नहीं कहा जी। तमिलनाडु के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वहां रजनीकांत से आप हाथ मिला सकते हैं? अभी देर है थोड़ा, उन्होंने तय भी नहीं किया है कि वो राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे। कुछ चेंजेस आपने किए हैं वहाँ पे, आप अपना बेस बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद अभी कुछ बातचीत चल रही होगी। नहीं, हम चेंजेस तो कर ही रहे हैं। हम तमिलनाडु में हमारी पार्टी को मजबूत भी करना चाहते हैं। AIADMK हमारे साथ हैं। हम 2 चुनाव AIADMK के साथ में लड़े हैं। अमित जी, एक और सवाल जो कि हर बार आपसे पूछता हूँ और आप भी बहुत गंभीरता से जवाब भी देते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक तनिष्क का ऐड आया और जो कि बहुत ट्रोलिंग हुई तनिष्क के ऐड में, तो उसकी वजह से उसको ऐड विड्रॉ करना पड़ा टाटा को। कहीं ये सोशल हार्मनी जो है हमारे देश में, ये कुछ ढीली नहीं पड़ती जा रही है? जो सोशल हार्मनी का जो एक ढांचा था हमारे देश में, आपको लगता है कुछ लोगों की वजह से इस पर क्षति पहुंच रही है? देखिए, हमारी देश की सोशल हार्मनी को कोई इस प्रकार के छोटे मोटे हमले तोड़ नहीं सकते। इसका ताना बना इतना मजबूत है। ढेर सारे हमले ऐसे हुए। अंग्रेजों ने भी बहुत प्रयास कर देखे, बाद में कांग्रेस ने भी बहुत प्रयास कर देखे, मगर ये टूटने वाली चीज नहीं है। मैं मानता हूं किसी भी प्रकार का ओवर एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए।
तो आप इसका खंडन करते हैं, ओवर एक्टिविज्म का खंडन करते हैं। आप से कुछ आखिरी 2-3 सवाल कोरोना के विषय में। आप कोरोना वॉरियर हैं, आप तमाम अस्पतालों में शुरू में गए, आप कोरोना सर्वाइवर भी हैं, आपको खुद कोरोना हुआ, आपका क्या संदेश है देश के लिए? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक दवाई नहीं बनती है, टीका नहीं वैज्ञानिक बना लेते हैं, तब तक प्रधानमंत्री जी की जो अपील है, मास्क पहन कर रखना, हाथ को स्वच्छ रखना सैनिटाइजर से, और 2 गज की दूरी रखना, यही दवाई है। और कोरोना से हमने बचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ हम एक सफल लड़ाई लड़े हैं। प्रति 10 लाख की आबादी अगर सब आंकड़े देखें, कोरोना पीड़ित लोगों की संख्या, मृत्यु की संख्या और रिकवरी रेट, तो इस सब में भारत 1, 2, 3 में आता है। मैं मानता हूं कि आगे पर कोरोना पर संपूर्ण विजय के लिए भारत की जनता ने कटिबद्ध होना चाहिए, और इसके लिए यही 3 मंत्र हमारे पास है। मास्क पहन कर रखना, सलामत अंतर के साथ ही खड़े रहना, और हाथ को स्वच्छ रखना। अगर इतना हम करते हैं तो बहुत सारे लोगों को कोरोना से बचा सकते हैं। आने वाले दिन त्योहारों के दिन है, त्यौहार जरूर मनाइए, मगर कोरोना से बचकर और कोरोना को परास्त कर कर त्यौहार बनाना चाहिए। कोरोना की वैक्सीन आपका क्या अनुमान है, कब तक आ सकती है? इसमें मेरे अनुमान से काम नहीं होता है। इसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जब तक वो स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं होते, वैक्सीन किसी भी व्यक्ति पर लगाना हितावह नहीं होता है। तो ये तो वैज्ञानिक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ही तय करेंगे, ICMR ही तय करेगी कि वैक्सीन मार्केट में ले जाने लायक हुई है या नहीं हुई। अमित जी, आपको हमें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे माध्यम से करोड़ों लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, खास करके न्यूज़ 18 बिहार के दर्शक जो कि इस चुनाव को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, वो आपके बयान को जरूर देख रहे होंगे। आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार राहुल जी।